बहुत सिंपल न्यूमेरिकल से फटाफट से आंसर आना चाहिए अगर आपको एंट्रोपी के फॉर्मूले याद हैं। Which formula you are trying to apply in the first question? What is the basic formula of entropy? Delta S is equal to Q reversible by T. ठीक है? So in this case, what is the Q reversible? Check this part. Latent heat of fusion. This is for 1 gram. This is for 1 gram, and in the question they have given 10 gram. So what is the total heat? दिया हुआ है आपको टोटल हीट क्या हो जाएगा 800. ठीक है. व्हाट इज द टेम्परेचर? टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन. ध्यान रखिएगा वेयर एवर वी आर यूजिंग कैपिटल टी तो आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में. सो फाइंड द आंसर. ठीक है ना? Correct? Try second one. Entropy change in isothermal and reversible expansion of 2 mole ideal gas from 10 decimeter cube to this at 27 degrees Celsius. Which formula you are going to apply here? Yes, Alicia. Formula बताइए. विहान फॉर्मूला बोलिए. इसमें सेकंड वाले में कौन सा लगाएंगे? अच्छा, लिखा था हमने फॉर्मूला ये W रिवर्सेबल बाई टी. W आइसोथर्मल और रिवर्सिबल रोटेशन का फॉर्मूला क्या था? -2.303 nRT log V2 upon V1. This whole thing should be divided by temperature if you are applying it for entropy. तो फॉर्मूला क्या हुआ आपका? माइनस नहीं आएगा इसमें. 2.303 nR log V2 upon V1. निकालिए आंसर फटाफट से. और ध्यान दीजिए यहाँ पर आंसर जो है दैट इज मेंशन इन कैलोरी. सो विच वैल्यू ऑफ आर यू आर गोइंग टू यूज? 2. डू नॉट यूज 8.314. दैट इज इन जूल. है ना? यहाँ पर आर का वैल्यू किस में रखना है? 2 में रखना है. So in this case you will find log 10. What is the value of log 10? 1. ठीक है. जिसको नहीं समझ में आया बताइए. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है. यहाँ पर हो गया. आरोही आ गया आंसर? आरोही आंसर आ गया? नहीं कर रहे हैं अभी? ओके कीजिए. जो लोग कर चुके हैं दे कैन स्विच टू क्वेश्चन नंबर 3. If you are done with the question number 2, try question number 3. Which question are you doing right now? 3. Okay.
Why are you taking so long? इतनी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर. Siddharth, which formula are you applying in the question number 3? Which formula are you applying? So, by T. इतना ही काम करना है. ठीक है. डन. क्वेश्चन नंबर 3 आंसर ठीक आ रहा है भाई. हाँ जी. 4 भी ऐसा ही है जैसा आपने सेकंड किया था. फोर में कैलकुलेट थोड़ा सा ये स्टेटमेंट गड़बड़ है. एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन वेयर दिस. कैलकुलेट कट इग्नोर कर दीजिए, बाकी आप देखो. What you have to find? Number of moles. क्वेश्चन नंबर 5 तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए सब लोग. ठीक है. एंड राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट. फॉर्मूला लिखने की आदत डालिए ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए. एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, राइट डाउन द फॉर्मूला. लॉग वैल्यू 3.4. इसको आप क्या कर सकते हैं, ये डिवाइड भी नहीं होगा ना. लॉग 34 एनसीईआरटी है अभी किसी के पास क्या? टेम्परेचर की जरूरत नहीं रहती बेटा, है ना. टेम्परेचर जरूरत नहीं है, लेकिन यू नीड लॉग वैल्यू फॉर दिस, है ना. लॉग 3.4 अपॉन 1.3. चलो तो फिर इसको आप घर पे ट्राई करना. अभी चेक करना पड़ेगा मेरे को भी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं यहाँ पर. 5 हो गया. 4 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ. 2.303 NR log V2 अपॉन V1. ठीक है. NR V2 अपॉन V1. और अगर यही क्वेश्चन आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर तो क्या हो जाएगा? P1 अपॉन P2. टेम्परेचर क्यों नहीं लगेगा? चलो देखो, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी. ठीक है. क्यू के प्लेस पे आप क्या करने वाले हैं? क्यू के प्लेस पे आप रखेंगे W रिवर्सिबल बाई टी, लेकिन यहाँ पे विथ माइनस साइन. इफ यू आर अप्लाइंग फर्स्ट लॉ इन आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट चेंज इक्वल्स टू वर्क डन. ठीक है. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो W का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? माइनस माइनस प्लस हो गया 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, और ये पूरा फैक्टर डिवाइडेड बाई T. तो इसलिए सिर्फ आपका वही फॉर्मूला रहेगा. समझे? ये हमने सीखा था कल. कितने समझ में आ गया? ठीक है. चलिए अब वापस थोड़ा सा एंट्रोपी. एक दो फॉर्मूले और आपको नोट डाउन करने हैं. एस टोटल हमने किया था ना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग वाला, वो हो गया था हमारा, है ना. चलो अब एक और आप कॉमन फॉर्मूला देखिए, विच इज एप्लीकेबल इन एनी प्रोसेस एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोसेस यू हैव टू इग्नोर द
वन पार्ट। ठीक है, फॉर्मूला देख के समझ में आएगा। तो अभी आप लिखेंगे फॉर एनी रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस, ठीक है, P1, V1, T1 and T1 to P2, V2 and T2. Okay, समझ में आ रहा है? P1, V1, T1 is the initial state, P2, V2 and T2 is the final state. We are approaching final state by doing any process. आप now you know the process, isothermal, isobaric, isochoric, adiabatic, ये सब प्रोसेस पढ़े हैं, कोई भी आप प्रोसेस यूज कर सकते हैं। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन T2 अपॉन T1, ठीक है, ये एक पार्ट है। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, CV इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर आप जानते हैं, LN को कन्वर्ट करना है लॉग में फाइनल फॉर्मूले में, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाई 2.303, ठीक है, प्लस दिस इज द फर्स्ट पार्ट, प्लस NR LN V2 अपॉन V1, ठीक है, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2, ठीक है। ये तो क्लियर है ना आपको, ये क्या चीज चल रही है, या तो वॉल्यूम का वेरिएशन रहेगा या फिर किसका रहेगा, प्रेशर का रहेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आप ये करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा एक फाइनल फॉर्मूला है और डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस आपको उसको रिड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हमारा क्या हो रहा है, आइसोथर्मल, ये देखो ऊपर मैंने लिखा है, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ रिवर्सेबल एज वेल एज इरिवर्सेबल। नाउ एक और आपने इसमें प्रोसेस ऐड किया, आइसोथर्मल, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल, ठीक है। एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है उसमें क्या होगा, डेल्टा टी क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है सबको? आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी क्या है हमारा, 0। तो ये पूरे फॉर्मूले में कौन सा टर्म आप 0 करेंगे, फर्स्ट वाला, ठीक है। तब आपका फॉर्मूला यहाँ पर रिड्यूस हो गया, इट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन V2 अपॉन V1, ठीक है। तो आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द डेटा गिवन इन योर क्वेश्चन यू विल रिड्यूस द फॉर्मूला, ठीक है। सेकेंड, वेदर द प्रोसेस इज आइसोबारिक, आइसोबारिक का मतलब विच क्वांटिटी इज कांस्टेंट, चेंज इन प्रेशर, और अगर आपका कैसा है, आइसोकोरिक, दोनों ही केस में, यानी डेल्टा P इज इक्वल टू 0, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, देन दिस फॉर्मूला इज रिड्यूस लाइक, वो ये कौन सा फैक्टर रिड्यूस होगा, सेकेंड वाला आप इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या रहा, NCV ln T2 अपॉन, ओके। ये मैंने आपको अलग से भी लिखवाया था, ये सेम फॉर्मूला, बट ये यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड लो का स्टेटमेंट लिखा था हमने लास्ट क्लास में, ओके। तो वी आर डन विद द एंट्रोपी पार्ट। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, क्या ढूंढने चले थे हम लोग, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, याद आया, क्या ढूंढ रहे थे हम, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। पहला क्राइटेरिया किसको कंसीडर किया गया था, एंथैल्पी, है ना। फिर नेक्स्ट एंथैल्पी, फिर हमने बोला कि नहीं, एंथैल्पी इज नॉट वर्किंग एवरीवेयर बिकॉज इन द नेचर एंडोथर्मिक एज वेल एज द रिएक्शन वेयर हीट चेंजेस 0 आर अकरिंग। सिर्फ एक्सोथर्मिक वाला सेट बैठ रहा था वहां पर, राइट। तो एंथैल्पी को हमने बोला कि ये पूरा आपका यानी होल सोल क्राइटेरिया नहीं है फॉर स्पॉन्टेनिटी। फिर इंट्रोड्यूस किया एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी के बारे में सब इंफॉर्मेशन आ गई। अब ये डिसाइड करते हैं कि वेदर एंट्रोपी इज द होल फैक्टर फॉर
स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, चलो अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, वन चलिए ध्यान से देखना क्या हो रहा है। H2O liquid, right, is turning into H2O solid, यानी आप क्या कर रहे हैं, वाटर फ्रीज कर रहे हैं। प्रोसेस होता है या नहीं होता है? हो रहा है, ठीक है। अब इस केस में व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ हीट चेंज? Q का साइन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव? आई मीन इज दिस प्रोसेस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक है, सोच लीजिए। हाँ जी बोलो, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक आइस, आप उल्टा चलो, अच्छा आइस अगर मेल्ट होगी तो क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी ना, आइस अभी तो मेल्ट हो रही है हीट एब्जॉर्ब करके, तो आप यू आर फॉलोइंग द रिवर्स प्रोसेस। तो यहाँ पर क्यू का साइन क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव। क्यू का साइन क्या मिल रहा है, नेगेटिव। नाउ व्हाट अबाउट द डेल्टा एस? एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है सिस्टम में या डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एंट्रोपी भी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, ठीक। फिर भी आइस बन रही है, क्या हुआ? आप जब जितना सीखे हो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन 0। ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम समझ में आ रही है कहाँ पे अटके हम? हाँ, ये प्रोसेस क्यों हो रहा है बोलिए? हीट भी यहाँ से बाहर जा रही है, एंट्रोपी भी कम हो रही है, और फिर भी आपको आइस तो मिलती है ना, है ना? क्यों हो रहा है? इसका रीजन ये है बेटा कि जो आपका एंट्रोपी चेंज जितना आपने सीखा है, दैट डिपेंड्स ऑन द मेनली एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। जितना भी आपने एंट्रोपी के बारे में सीखा है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज शुड बी पॉजिटिव, दैट इज मोर रिलेटेड टू व्हाट, सराउंडिंग। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम, ठीक है। आप समझो बात को, मेन क्राइटेरिया क्या है, एस टोटल। एस टोटल में दो चीजें आ गई, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो इस सिस्टम में बहुत थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मेजर चेंज कहाँ जा रहा है, सराउंडिंग में हो रहा है। दैट टोटल जो अगर आप करेंगे तो दैट विल बी पॉजिटिव, ओके। टोटल आप क्या करेंगे, तो यहां पर नोट कर सकते हैं, दिस प्रोसेस इज हैपनिंग ड्यू टू सराउंडिंग। सराउंडिंग की एंट्रोपी का क्या हो रहा है बताओ, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना। लास्ट क्लास में क्या सीखा था, सिस्टम की डिक्रीज होगी तो सराउंडिंग की इंक्रीज होगी, सिस्टम की इंक्रीज होगी तो सराउंडिंग की क्या होगी, डिक्रीज। व्हाट एवर द एक्सचेंज इज गोइंग ऑन, इट इज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। समझ में आ रही बात? तो सराउंडिंग की क्या हो गई यहाँ पर, पॉजिटिव हो गई, ठीक है। ये बात समझे? तो व्हाट इज द मेन कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी में आपको क्या देखना है, एस टोटल देखना है। इसी को समटाइम्स दे विल राइट लाइक दिस, एस यूनिवर्स, ठीक है। इट शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ओनली। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपको किसको कंसीडर करना है, होल सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यहाँ जो हम चेक कर रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर सिस्टम, तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर आपको सारे यू आर गेटिंग अपोजिट रिजल्ट्स, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, प्रोसेस तो आपका हो ही रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है? सिस्टम की सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। और हमारा ये मेन पॉइंट ये है,
अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पर एक चीज की एंट्री और हो गई, विच इज टेम्परेचर। क्या करना होता है आइस क्यूब बनाने के लिए? घर पे कैसे बनाते हैं आइस क्यूब? फ्रिज में रखते हैं कि डीप फ्रीजर में रखते हैं? डीप फ्रीजर में रखते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ डीप फ्रीजर? है ना, इट शुड बी अराउंड -3 -4, ठीक है ना। तो आप जो वाटर रख रहे हैं सपोज आइस ट्रे में भर के, उस वाटर का टेम्परेचर कितना है? रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। फिर व्हेन यू पुट दिस आइस ट्रे इनटू द रेफ्रिजरेटर, डिड यू गेट आइस इमीडिएटली? नहीं। क्या शुरू हुआ वहां पे सबसे पहला काम? हाँ, मेल्टिंग। मेल्टिंग। आइस बनाना है, मेल्ट बाद में करेंगे, पहले बनाएंगे। यस, व्हाट विल हैपन? फर्स्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर स्टार्ट्स गोइंग डाउन, ठीक है। कितना आएगा? 25 से पहले कहाँ आएगा? 25 डिग्री सेल्सियस का वाटर रखा आपने, फर्स्ट इट विल अटेन द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एट दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन? सारा पानी एकदम से सॉलिड? हाँ, नहीं। कभी ट्राई कीजिएगा एक्सपेरिमेंट, आप थोड़ी देर बाद उसको देखेंगे तो यू विल फाइंड अ वेरी थिन लेयर ऑफ आइस, यू कैन ब्रेक इट बाय योर फिंगर, है ना। फिर आफ्टर 4-5 आवर्स यू विल फाइंड द सॉलिड आई क्यूब। कभी चेक किया ऐसा होता है रेफ्रिजरेटर में? तो क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग एट द 0 डिग्री सेल्सियस? फॉर्मेशन ऑफ आइस स्टार्ट्स। अब शुरुआत होती है आइस बनने की, ठीक है। सो एट दिस 0 डिग्री सेल्सियस वी आर सेइंग H2O liquid is in equilibrium with H2O solid। समझे? 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है? अभी मैंने इससे बात की थी आपसे, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर भी अवेलेबल है और 0 डिग्री सेल्सियस की क्या आइस भी अवेलेबल है, ठीक है। दिस इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब बोथ फॉर्म ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये सिस्टम रिएक्शन इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन और आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द आइस, ठीक है। ये आपका प्रोसेस चालू है, ठीक। ओके, अब हम बात कर रहे हैं आइस, ठीक है। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0, अभी आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, आपको आइस, यू हैव पुट आइस एट द टेम्परेचर ग्रेटर देन 0, व्हाट विल हैपन? मेल्टिंग, हाँ। और अगर टेम्परेचर आपने कितना रखा? लेस देन 0, क्या होगा? मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। क्या होगा? इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0, आइस स्टार्ट मेल्टिंग, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, मॉलिक्यूल्स फ्री हो रहे हैं, ठीक है। सो अगर टेम्परेचर आपका ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा एस क्या हो गया आपका? इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। यहाँ पर क्या हो रहा है? वापस अगर आइस और सॉलिड आइस बन रही है तो एंट्रोपी इज गेटिंग लोअर। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग स्पॉन्टेनिटी। सिर्फ एंट्रोपी के बेस पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। किसका रोल आया? टेम्परेचर का। एक फैक्टर हमने पढ़ा था एंथैल्पी, दूसरा हमने पढ़ा एंट्रोपी। अब किसकी एंट्री हो गई? टेम्परेचर। टेम्परेचर भी, अभी आपका एग्जांपल आपके सामने है, आइस तो 0 डिग्री पे है, टेम्परेचर राइज करेंगे मेल्ट होगा, और अगर कम करेंगे तो फिर रिवर्स रिएक्शन रहेगी, है ना। तो एंट्रोपी के हिसाब से तो नहीं चल रही है बात, क्यों भाई? आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? अब आप टेम्परेचर स्पॉन्टेनिटी को कैसे इफेक्ट कर रहा है आप बताओ। ये देखो आपके हिसाब से क्या हो रहा है? यहाँ पर एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। आइस अगर मेल्ट हो रही है, H2O लिक्विड, आइस क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है। एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर लेस देन 0 कर दूं तब क्या होगा? मेल्टिंग वाला प्रोसेस रुक जाएगा ना बेटा, समझे आप बात? आइस मेल्ट कब होगी?
जबकि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है आइस मेल्ट होने में, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। अच्छा चलो आपको एक डेटा और दिखाती हूँ, उससे शायद आपको क्लैरिटी आ जाए। चलिए देखो, ये एक बुक्स का डेटा है, H2O लिक्विड, H2O सॉलिड, ठीक है। यहां पर ये है आपका टेम्परेचर, ठीक है। इधर आपका प्रोसेस अभी चेक करेंगे, प्रोसेस लिखते हैं, स्पॉन्टेनियस है नहीं है, ठीक है। इधर आपका डेल्टा एस सिस्टम, हियर डेल्टा एस सराउंडिंग, और इधर है डेल्टा एस टोटल, ठीक। अब आपके सामने 3 कंडीशंस आएंगी। देखिए फर्स्ट केस में टेम्परेचर इज -1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -1 डिग्री सेल्सियस, और ये जो आपका एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है इट इज -21.8, ठीक है। ये शायद किलो जूल पर मोल का है आपका, और सराउंडिंग है आपका 21.93। फाइंड द वैल्यू ऑफ एस टोटल। एस टोटल क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। यहां पर आपको वैल्यू क्या मिल रही है, +0.08, टोटल एंट्रोपी इंक्रीजिंग। तो ये प्रोसेस आपका क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। -1 डिग्री पे क्या हो रहा है, आपका आइस फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि टोटल एंट्रोपी क्या हो गई, ग्रेटर देन 0, क्लियर, ठीक है। अब आपने टेम्परेचर किया 0 डिग्री सेल्सियस, लुक एट द वैल्यू, ये है -21.99 and here it is +21.99. what is the value of delta S total, 0। यानी क्या हो रहा है, ये प्रोसेस किसमें हो गया, जब भी S टोटल है ये इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब जितने मोल्स वाटर आइस में चेंज हो रहा है उतने ही मोल आइस मेल्ट होके वाटर बना रही है। इक्विलिब्रियम, बैलेंस, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों साइड का कैसा हो गया, सेम हो गया, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस। यहां पर क्या होगा, ये एस टोटल आपका 0 हो गया, एंट्रोपी चेंज आपका 0 हो गया, तो फिर प्रोसेस कैसे स्पॉन्टेनियस हुआ ना, नीदर स्पॉन्टेनियस नॉर स्पॉन्टेनियस। यहां पर सिंपली आप क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। आपने अपने जो कल हम परसों हमने कुछ पॉइंट लिखे थे उसमें लिखा था आपने, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस इज 0, है ना, समझे आप बात। इफ डेल्टा एस इज इंक्रीजिंग प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस डिक्रीजिंग, टोटल की बात कर रही हूँ, तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा एस इज 0 इट मीन्स द गिवन रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो 0 डिग्री पे आपको क्या मिला, इक्विलिब्रियम मिल गया। नाउ अब हम बात करेंगे +1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू चेक कीजिए, -22.13, सराउंडिंग है +22.05, व्हाट इज द वैल्यू, -0.08। क्या हो रहा है, टोटल एंट्रोपी आपकी क्या हो रही है, टोटल एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, ध्यान देना, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ, फ्रीजिंग ऑफ आइस, फॉर्मेशन ऑफ आइस बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो क्या रिएक्शन लिखी हुई है, आपने कैसे प्रोसेस को लिखा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। कौन सा, ये वाला। अगर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 1 डिग्री सेल्सियस तो आइस नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, आइस फॉर्मेशन कहां पे स्टार्ट हो रहा है, 0 डिग्री पे हो रहा है। क्या समझ में आया, देखो सब ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने के लिए, सब नंबर्स गिवन है। व्हाट इज हैपनिंग, फर्स्ट केस में व्हेन यू आर टेकिंग टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस, दिस प्रोसेस बिकम
स्पॉन्टेनियस टोटल एंट्रोपी इज ग्रेटर देन 0। लास्ट वाला केस चेक कीजिए, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कौन सी रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, आप आइस बनाना चाह रहे हैं, तो अगर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 1 तो आपको टोटल एंट्रोपी चेंज कितना मिल रहा है, माइनस, इसलिए ये प्रोसेस कैसा हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दीज 3 पॉइंट्स, क्या समझ में आया? टेम्परेचर इज अनदर फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, टेम्परेचर को कम नहीं समझना है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, टेम्परेचर भी अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो एक क्वेश्चन अब आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे, लिखना था। चलो, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है 2014। H2O लिक्विड इज गिविंग यू H2O सॉलिड, फिर से आइस बना रहे, कंडीशन है आपकी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 373 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, you have to identify accurate condition. Option A, delta S system, ठीक है, it is greater than 0, और ऑप्शन बी नहीं है, इसी का ये कॉन्टिन्यूएशन का पार्ट है, डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस सिचुएशन के लिए आपको इसमें से सूटेबल कंडीशन फाइंड करनी है। ओके, ऑप्शन बी में ये सेम चल रहा है, मैं सिर्फ साइन बदल रही हूँ, इट इज लेस देन 0 एंड इट इज लेस देन 0। ठीक है, थर्ड ग्रेटर देन 0, इट इज लेस देन 0। ऑप्शन डी लेस देन 0 and it is greater than 0। चलिए भाई, find the correct answer। क्वेश्चन समझे कि नहीं? आपको उसने ये रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन में कौन सा कंडीशन आपका करेक्ट है सिस्टम और सराउंडिंग के लिए? हाँ, नहीं, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा? सी। चलिए बाकी लोगों का आंसर आने दीजिए। क्या है करेक्ट? ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्यों है ऑप्शन सी? चलो how did you identify this is the option C? हाँ, यस, देखो ये कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है रिएक्शन। ठीक है, 100 डिग्री पे, तो क्या होगा, मैंने गलत, नहीं सॉरी, ये इसको गैस कर दीजिए, माय बैड, ये गैस है, 100 डिग्री पे गैस होएगा, सॉरी मैंने अभी करेक्ट हो गया। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? रिवर्सेबल। रिवर्सेबल में टोटल एंट्रोपी चेंज 0, वो यही कंडीशन आएगी आपकी। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एंट्रोपी वाली बात आपको समझ में आ गई? ओके, अब आते हैं फाइनल फैक्टर विच इज फाइनली, अब स्पॉन्टेनिटी पे आ गए, फाइनल आपका कंडीशन। अनदर फैक्टर गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, जिससे आपका सब अब डिसाइड हो जाएगा कि वी विल गेट द कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी। गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, डिनोटेड बाय लेटर जी। ठीक है, दिस इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर spontaneity of a reaction। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, ये आपका 12th में भी काफी यूज होने वाला है, इसको बहुत जगह यूज होता है ये। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी
ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए G डिपेंड्स ऑन G नॉट इज इक्वल टू H नॉट माइनस T डेल्टा S। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, कौन कौन से फैक्टर इसने इंक्लूड किए हैं। H, what is H? Enthalpy, S entropy and T is the temperature। ठीक है, whenever we started talking about spontaneity, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? फर्स्ट फैक्टर मैंने आपको क्या बोला था? एंथैल्पी। सेकंड आपको बोला था एंट्रोपी। फिर थर्ड हमने बात की थी टेम्परेचर। तीनों क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो क्या दे रहा है आपको? गिव्स फ्री एनर्जी, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन। टी यहाँ पर साइलेंट है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन बोला जाता है इसको। ओके, तो ये मेन रिएक्शन अभी ध्यान रखनी है। इस रिएक्शन के ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे। सो देयर आर 4 क्वांटिटी, 1 विल बी मिसिंग, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, एंड दूसरी चीज, यू नीड टू पुट क्वांटिटीज विद द साइन। जैसे H का साइन एक्सोथर्मिक के लिए हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। एंडोथर्मिक के लिए क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो वो सब चीजें, इफ एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग टेक पॉजिटिव, इफ एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग टेक नेगेटिव। ठीक है, वो सब करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है कंडीशंस, जो आपको याद रखनी है फॉर स्पॉन्टेनिटी। ये हमारा कंक्लूजन, इतनी सारी कहानी सुनने के बाद कंक्लूजन अब आ रहा है आपके पास। देखिए क्या है, डेल्टा जी नॉट शुड बी नेगेटिव। नॉट लगाइए, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें, क्या होगा? ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव, और इसको हम लिखेंगे लेस देन 0। देन द प्रोसेस वुड बी स्पॉन्टेनियस। ये बिल्कुल आपके पास कंक्लूजन। डेल्टा जी का वैल्यू कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और इफ यू आर गेटिंग डेल्टा जी पॉजिटिव, नॉट अभी हटा दीजिए, चलो। ठीक है, यानी ग्रेटर देन 0, तो प्रोसेस आपका क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और इफ यू आर गेटिंग डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब नीदर स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज इन इक्वलिब्रियम। ठीक है, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। ये है मेन आपका इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी भी रिएक्शन के लिए जी का वैल्यू कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। डेल्टा जी इज द गिव्स फ्री एनर्जी इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, जी नॉट इन स्टैंडर्ड कंडीशन, व्हेन यू आर एज्यूमिंग प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 298। 1 बार और 180 एम इज मोर और लेस सेम। ठीक है, हो गया भाई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ये इक्वेशन को अच्छे से लिख लीजिए। 1-2 न्यूमेरिकल पहले इसके ऊपर सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। In this type of question, you need to check the units. Units का ध्यान रखिए, किलो जूल है कि जूल है ना? Everything should be in the same unit, either किलो जूल और जूल, तो वो ध्यान रख के आपको करना है। कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है? G इज इक्वल टू H माइनस T डेल्टा S। देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा G। चलिए ट्राई कीजिए।
आ गया? डन? ठीक है, सेकेंड वाला ट्राई कीजिए। सेकेंड मतलब क्वेश्चन नंबर 7। कोई बात नहीं, तो 6 कर लो। हो जाए तो बताइए मुझे। When you are done with the question number 7 and 6. Six or 7 done? Everyone? आंसर मैच कर रहा है? चलो बहुत बढ़िया, होशियार हो गए आप लोग, होना ही है। अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 कैसा है। हाँ जी, द एंट्रोपी चेंज इज 150 जूल पर केल्विन, एंथैल्पी चेंज इज दिस, कैलकुलेट द टेम्परेचर अबव विच द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कंसीडर G इज इक्वल टू 0, है ना। तो फिर आपका H बिकम्स इक्वल टू T डेल्टा S। समझ रहे हैं आप बात? G का वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे एंड देन H बिकम्स T डेल्टा S एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ T। इस केस में कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ T? Calculate it and tell me. Question number 8. Find the value of T. You will get answer with the negative sign. ठीक है, आंसर क्या मिल रहा है आपको? नेगेटिव साइन। अब देखो दूसरी चीज ध्यान देना, एंथैल्पी चेंज कैसा है? -50। -50 का मतलब व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? बोलो, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा किसको फेवर करते हैं? लो टेम्परेचर को। ऑलरेडी वहां पे हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, और आपका जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब अबव दिस टेम्परेचर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। टेम्परेचर आपको कैसा चाहिए? हायर चाहिए, तब ये रिएक्शन क्या होगी? हायर फ्रॉम माइनस वैल्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, माइनस टेम्परेचर का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, टेम्परेचर अबव दैट वैल्यू। ठीक है, और अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो सारा रिएक्शन आपको क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। ओके, अभी फॉर्मूला हमने पढ़ानी है। ये क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये रिएक्शन की कंडीशन समझ में आ गए आपको? चलिए, वी विल राइट फ्यू मोर पॉइंट्स रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ G। चलिए, क्या है G? गिब्स फ्री एनर्जी इज स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसा है? स्टेट फंक्शन है एज वेल एज एक्सटेंसिव। ये क्लियर है? अब तो कोई बात ही नहीं है, खत्म ही होने वाली हैं सब चीजें। हाँ, ठीक है, ओके। सो डेल्टा G इज इक्वल टू, जो हम हमेशा पढ़ते आए हैं,
G2 माइनस G1 या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कौन से एक फॉर्मूले में हमने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया था, बोलिए? बॉन्ड एंथैल्पी। अदरवाइज एवरीवेयर वी आर यूजिंग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। वी कैन ऑल्सो फाइंड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर ए रिएक्शन लाइक दिस, ठीक है? टोटल एंथैल्पी, टोटल गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यही फॉर्मूला हमने सीखा था एंट्रोपी के केस में, और ये आप सेम फॉर्मूला अगर आपको डेटा गिवन है इन टर्म्स ऑफ जीएल, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन अब इस फॉर्मूले के ऊपर। बैक स्टेज। अरे क्या करें, चेक क्वेश्चन नंबर 22। ये भाई बातें क्या हो गया, मन नहीं लग रहा पढ़ने में, बाहर जाना है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, जिसको मजा नहीं आ रहा बाहर घूम के आ जाओ, पानी वानी पी के आ जाओ। और क्या करना है, अब तो ये क्वेश्चन के आप हैबिचुअल हो गए होंगे। स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। चलिए जल्दी से आंसर फटाफट, पेन चलना चाहिए। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, आपसे हो रहा है क्वेश्चन, कुछ हेल्प चाहिए मैं, समझ में आ रहा है? इसके कितने क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं? इसके चेक पॉइंट्स हो गए सारे, पीवाईक्यू के लास्ट के 2 पेजेस में। पीवाईक्यू के लास्ट के 2 पेज बचे हैं, बाकी सब हो गए? मतलब पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर वो जेई वार्म अप अभी नहीं किया? नहीं ये वार्म अप कर रहा हूँ, बट इसके साथ ही कर रहा हूँ। अच्छा ओके। ये सब नहीं किए अभी क्वेश्चन? हाँ थोड़े किए, ठीक है करिए। आज जो आपने से कराया वो बाकी करना। हाँ ओके। यस, व्हाट इज द आंसर? ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया क्या करना है? हाँ कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। साक्षी समझ में आ रहा है? चलिए शैल आई चेंज द स्क्रीन? ओके तो ये फॉर्मूला आपको कैसे अप्लाई करना है समझ में आ गया, ठीक है। आप एक और बात समझिए, ये जो आपका डेल्टा जी है, दिस इज
also considered as यूजफुल वर्क। ठीक है, वर्क जो होता है वो आपका कैसा होना चाहिए, सारे जो वर्क डन होते हैं ना वर्क, वो सारे वर्क यूजफुल नहीं होते। ठीक, तो गिव्स फ्री एनर्जी इज द इक्विवेलेंट ऑफ यूजफुल वर्क। कई बार आपको क्वेश्चन में वो जी डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क। तो यूजफुल वर्क का मतलब समझ जाइए आपको क्या कैलकुलेट करना है, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क। ठीक है, यूजफुल वर्क यानी सिस्टम इज डूइंग समथिंग एंड वी आर एबल टू यूज दैट वर्क। समझे आप, कोई प्रोसेस हो रहा है, अब डेल्टा जी आपका कैसा है, नेगेटिव, तो ये वर्क कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। मान लीजिए इन एनी प्रोसेस डेल्टा जी का वैल्यू आपको क्या मिला, -20 जूल पर मोल। ठीक है, तो व्हाट अबाउट द यूजफुल वर्क, डब्ल्यू यूजफुल क्या हो जाएगा, 20 जूल। इसका मतलब 20 जूल अमाउंट का वर्क आप यूज कर सकते हैं। समझे आप, इसका रिवर्स समझो, अगर डेल्टा जी का वैल्यू है 20 जूल पर मोल, करेक्ट, पॉजिटिव, प्रोसेस कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू यूजफुल, -20, माइनस मतलब आपको और यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ रहे, यहाँ पर ऑलरेडी एनर्जी है, सो वी कैन यूज दिस इन डूइंग सम वर्क। दूसरी बात जो याद रखनी है, ये वर्क वो नहीं है जितना अभी तक आपने सीखा है P डेल्टा V। ओके, सो नोट डाउन द अनदर पॉइंट, दिस वर्क इज नॉट द P डेल्टा V वर्क, है ना। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। वो जो वर्क है वो किसका है, एक्सपेंशन का है, गैस एक्सपेंड हो रही है। So this work is not equal to -P delta V. This is non-expansion work. ठीक है, ये अलग वर्क है जो कोई सिस्टम क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, तो आप एक स्टेटमेंट लिखिए, hence write down this statement that decrease in free energy, that decrease in free energy of the system during any change is delta G, and it is a measure of the useful or net work. It is a measure of the useful or net work derived during the change. समझे आप, कोई भी चेंज हो रहा है उसमें जो यूजफुल वर्क है दैट इज द गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, और कई बार इसको W मैक्सिमम भी लिखा जाता है बेटा, तो आप कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। समटाइम्स इट इज लाइक -डेल्टा G इज इक्वल टू W मैक्सिमम। सिर्फ एक ही क्वांटिटी है जो आपकी इस तरह से काम कर रही है। ठीक है, W मैक्सिमम। चलिए भाई, अब 2-3 फॉर्मूले और आपको नोट करने हैं, उसके बाद ये वाला टॉपिक आपका स्पॉन्टेनिटी वाला फिनिश। ठीक है, जी के ही फॉर्मूले हैं। वन मोर फॉर्मूला, G नॉट इज इक्वल टू -NFE नॉट। ये फॉर्मूला आपका 12th में आएगा फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक। ठीक है, तो बोर्ड में आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो गए, ये के ऊपर सवाल आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। हियर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
involved, ठीक है. F is the Faraday's constant and the value is 96500 कूलम. ये चार्ज है बेटा, चार्ज की यूनिट क्या रहता है, कूलम रहता है ना. तो दिस इज द Faraday's constant. It is the charge carried by 1 mole of the electrons. 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना चार्ज रहता है दैट इज नोन एज Faraday's constant, ठीक है. एंड E नॉट इज द EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल, ठीक है. आपको एक एग्जांपल देती हूँ, देखिए. हाँ, अगर चलिए मुझे बताइए कौन सी रिएक्शन है ये और व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट. व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट? डिस्प्लेसमेंट. और थोड़ा ऊपर बढ़ जाओ डिस्प्लेसमेंट से. रेडॉक्स. रेडॉक्स ही है ना. डिस्प्लेसमेंट तो और अलग हो गया. अब रेडॉक्स पे आइए. तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? Zn2 पॉजिटिव एंड Cu, ठीक है. सल्फेट का कोई रोल नहीं है, रेडॉक्स अब पढ़ चुके हैं आप. जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, कॉपर +2, इधर कॉपर 0. जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ऑक्सीडाइज का मतलब था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. एंड द सेम इलेक्ट्रॉन्स आर गेन बाय कॉपर, ठीक है. ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है. यू कैन डिजाइन ए सेल. सेल का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. फ्रॉम दिस सेल वी कैन विड्रॉ द करंट. हम करंट ले सकते हैं. सेल जानते हैं ना सब, आपने वो देखे ना AA AAA बैटरी, उसी टाइप का ये सेल है. तो सेल मतलब आपको बेसिकली क्या चाहिए? करंट चाहिए. व्हाट इज द करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फिजिक्स करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. ये सब 12th में थोड़ा सा आएगा, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ. सो इन दिस केस टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है? 2. And when you design this cell, you will find the value of E naught is 1.14. यानी अगर आप ये सेल डिजाइन करते हैं तो ये सेल कितना वैल्यू आपका पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है? 1.14. So can you find the value of delta G? चलिए बताइए मुझे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2. जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कॉपर ने 2 गेन किए. F का वैल्यू आपके पास है, E का वैल्यू मैंने आपको दिया है. फाइंड द वैल्यू ऑफ G नॉट. क्या आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ, माइनस साइन है. डेल्टा जी क्या है? माइनस साइन. माइनस साइन का मतलब ये रिएक्शन कैसा हो गया? स्पॉन्टेनियस. और आप जानते हैं कि जिंक हैज एबिलिटी टू डिस्प्लेस कॉपर. डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली रिएक्शन हो रहा है. आप कनेक्ट कर लो जरा सारी चीजों को. आप कहाँ से स्टार्ट किए थे? 10th क्लास से. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्यों हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जिंक इज मोर रिएक्टिव, है ना. अब इससे आगे की बात अब 12th में सीखेंगे. अभी क्या समझ में आया कि अगर ये सेल है और ये E नॉट जनरेट कर रहा है कितना? 1.1. तो आपको G निकाला आपने. G का वैल्यू कैसा आ रहा है? नेगेटिव. दिस इज द कंडीशन फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, यानी ये रिएक्शन आपका होगा. आप इसी को चेक करो, देखो आपको और समझो. अभी आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सेम रिएक्शन, ठीक है. यानी दिस टाइम कॉपर प्लस ZnSO4.
यू नो दिस रिएक्शन डज नॉट अकर, है ना, लेकिन मुझे नहीं पता, अभी हम सोचिए हमें पता ही नहीं है होगी नहीं होगी, हम चेक करेंगे। तो हमारे हिसाब से प्रोडक्ट क्या बनने चाहिए थे, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड Zn0, है ना। हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि कॉपर हैज एबिलिटी टू डिस्प्लेस जिंक, ठीक। इन दिस केस आपको जो E नॉट वैल्यू मिलेगा दैट विल बी -1.1 वोल्ट। तो व्हाट अबाउट द G की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। गॉट इट, कुछ समझ में आ रहा है। आपका वही रिएक्शन होता है, ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर ये रिएक्शन कैसी है आपकी, स्पॉन्टेनियस, तो इसका रिवर्स कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पर G का वैल्यू क्या मिलेगा, नेगेटिव, और इधर क्या मिलेगा, G का वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव G वैल्यू समझ में आ गई बात, ओके। अभी मॉड्यूल है सबके पास राइट नाउ, ओके। चलिए मॉड्यूल पे आइए। पेज नंबर 219, ठीक है, पेज नंबर 219। ठीक है, अब देखो आपके पास पेज नंबर 219 पर एक टेबल दी हुई है, उसने डेल्टा H, S, डेल्टा G और रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वी विल फाइंड वेदर द गिवन रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस और नॉट। अब आप ध्यान से देखो डेल्टा H का साइन क्या रहेगा अगर रिएक्शन आपकी क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक, तो यहाँ पर H का साइन क्या हुआ भाई, नेगेटिव हो गया, ठीक है। और S उसने क्या दिया है आपको, S का साइन क्या दिया है, पॉजिटिव, तो S का जो भी वैल्यू रहेगा ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके दैट बिकम्स नेगेटिव, दिस इज ऑलरेडी नेगेटिव। तो इन दिस केस G का जो वैल्यू है वो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, नेगेटिव, समझे, है ना। अब सेकंड कंडीशन चेक कीजिए, H उसने क्या दे दिया आपको, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, H का साइन पॉजिटिव हो गया, S कैसा दिया है, S दिया है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। बाकी आप घर पे पढ़ना। कंक्लूजन ये है, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ दिस एंड द नंबर, ये सारा खेल नंबर्स का है, राइट। अगर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, देखो अगर मान लीजिए नेगेटिव नंबर है ये कुछ भी, चलो ऐसे लेती हूँ मैं -20, लेकिन ये नंबर आपको क्या हो गया, बिगर नंबर हो गया, ठीक है, तो आपको नेगेटिव मिल ही रहा है। और अगर ये आपका सपोज 200 है और ये आपका 100 आ रहा है, तब भी प्रोसेस आपका क्या हो गया, नेगेटिव। माई पॉइंट इज कि आपको नंबर्स के साइन के हिसाब से जो भी नंबर्स बड़े छोटे आएंगे उस हिसाब से G का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड द टेम्परेचर, ओके। ये सब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। कंक्लूजन बस इतना ही है, तीनों के ऊपर स्पॉन्टेनिटी डिपेंड कर रही है, एंथैल्पी, टेम्परेचर एज वेल एज एंट्रोपी, ओके। तो अब आपके जितने पीछे हम रुके थे, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, समझ में आ रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, अभी आपने देखा यहाँ पे, अगर इसको पॉजिटिव कर दोगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, क्यों हो रही है, ओवरऑल G फिर आपको नेगेटिव मिलेगा, है ना। एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, फिर भी रिएक्शन हो रही है, क्यों, ओवरऑल G क्या हो रहा है, वो नेगेटिव है। तो घूम फिर के ये मेन आपका क्वांटिटी है जो डिसाइड करेगा स्पॉन्टेनियस नेचर, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए G कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव, और G का 0 वैल्यू क्या बता रहा है आपको, इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो एक लास्ट फॉर्मूला, और ये इक्विलिब्रियम में आएगा फिर से ये वाला फॉर्मूला, बट अभी समझिए, A इज टर्निंग इनटू B, ठीक है, और ये है आपका रिवर्सेबल रिएक्शन,
ठीक है, कैसा रिएक्शन है? रिवर्सेबल। रिवर्सेबल का मतलब A can change into B and B can also give A. Reaction can move in both direction, forward as well as backward. ठीक है, तो आपका एक फॉर्मूला है G इज इक्वल टू G नॉट प्लस RT ln Q. ठीक है, here Q is known as reaction quotient. ठीक है, रिएक्शन क्वेश्चन एलन को लॉग में चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी जगह आपने देखा ही है। अब क्या हुआ, वी आर एज्यूमिंग कि दिस रिएक्शन हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जितना ए बी में चेंज हो रहा है उतना ही बी ए में चेंज हो रहा है, बैलेंस है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, समझे? तो अब उस केस में हम क्या बोलेंगे कि दिस रिएक्शन हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। एट इक्विलिब्रियम द जी बिकम्स जीरो। ये कंडीशन लिखी थी आपने, जी का वैल्यू जीरो है तो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। क्लियर? इक्विलिब्रियम मेंटेन होते ही ये जो Q है, अब आप इसको Q यूज ना करके इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? K. K इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये वापस आएगा अभी इक्विलिब्रियम में। K इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये वैल्यू आपका जीरो हो गया, G नॉट प्लस RT ln K। समझ में आ रही है बेटा बात? बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम वी कैन नॉट राइट K. K का मतलब वही होता है जब रिएक्शन को क्या मिल गया है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, तब आपका क्या फॉर्मूला मिला? G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K। ठीक है, K का वैल्यू, इफ यू नो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। If you know the Gibbs free energy, you can find the value of K. ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? तो ये सारे फॉर्मूले आपके किसके हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। अब आप आइए मॉड्यूल के पेज नंबर 222। ठीक है, फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप देखिए एक बार, पेज नंबर 222। ठीक है, यहाँ पर एक इक्वेशन उसने मेंशन की है, किरचॉफ इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, किरचॉफ इक्वेशन। ठीक है, किरचॉफ इक्वेशन आप समझ में आ रहा है आपको क्या है? देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से, डेल्टा H T2 माइनस डेल्टा H T1 अपॉन T2 माइनस T1। इसका मतलब क्या है? एंथैल्पी चेंज एट टेम्परेचर T2 माइनस एंथैल्पी चेंज एट टेम्परेचर T1 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस एंड विच इज इक्वल टू Cp। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ये डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है बस यहाँ पे। व्हाट इज Cp? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आ रही बात? ठीक है, यही सेम फॉर्मूला उसने लिखा है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। यू आपका देखो, आपने क्या पढ़ा था? आपको ध्यान है? ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे, डेल्टा H इज इक्वल टू QP पढ़ा था हमने। ये QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, यही तो पढ़ा था आपने। तो यहाँ डेल्टा T को उसने अलग अलग फॉर्म में करके लिखा है, दैट्स इट, वही सेम चीज है। ठीक है, ऐसे ही आपका था डेल्टा U इज इक्वल टू QV NCV डेल्टा T। ये दोनों फॉर्मूले को थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको क्या बोला हुआ है? किरचॉफ इक्वेशन। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ये फॉर्मूला आपको सिर्फ याद करना है। दिस इज फ्रॉम कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो मैं इसको अभी नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, सेम है
फिजिक्स में आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और ये बस फॉर्मूला आपको, अगर एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है, हमने बात की थी ना कि कोई भी इंजन आपका 100% एफिशिएंट नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है बनाना। अभी तक जो भी ये कार्नोट साइकिल है, इसी की एफिशिएंसी मैक्सिमम है, विच इज 55%। सोचिए 55% ओनली, तो बाकी सारे इंजन उससे कम ही हैं, ठीक है। और एक आइए, आप बाकी सारे फॉर्मूले आप जानते हैं। क्लॉसियस, राइट हैंड साइड पर देखिए, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, अगर आपको बस अभी फॉर्मूले याद कीजिए, इतना हाई लेवल अभी जाने की जरूरत नहीं है, पहले बेसिक अपना अच्छा स्ट्रांग कीजिए। क्या है ये? लॉग P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ऐसी ही एक इक्वेशन आपकी 12th में आएगी, अरेनियस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज P1 P2? प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। T1 is the temperature in the one state and T2 in the final state, ठीक है। तो आपका यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स ओवर, एक आपको थोड़ा सा पार्ट बताना है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसका सिर्फ स्टेटमेंट, आज नहीं लेकिन करेंगे। आज क्या टाइम हुआ, थक गए आप लोग? ओके, चाहे तो एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, सिर्फ एक लाइन लिख लीजिए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, खत्म। बोलो, रेडी? लिखिए, द एंट्रोपी ऑफ ए perfectly crystalline solid, the entropy of a perfectly crystalline solid approaches zero as the temperature approaches absolute zero। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब कितना टेम्परेचर हुआ? 0 केल्विन। 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन आप कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, उसका एंट्रोपी क्या हो जाएगा? 0। एंट्रोपी का मतलब क्या है? रैंडमनेस 0 हो गई। जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर परफेक्टली अरेंज्ड। ये है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अभी इसको इतना ही करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है देन वी विल डिस्कस इट लेटर, फाइन, ओके। अब आप लोग कब मिलने वाले हैं? हम लोग मंडे। टेस्ट का मैंने बता दिया, सिर्फ रेडॉक्स आप तैयार कीजिए। और आपके वेकेशन के लिए आई विल प्रिपेयर 1 शीट, तो वो आप मुझे विद प्रॉपर सॉल्यूशन आप सबमिट करेंगे आफ्टर योर वेकेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे दूंगी, थोड़े से, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। थर्मोडायनामिक्स